गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो एनआरए और सीईटी के रिगार्डिंग है। एनआरए और सीईटी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा अब एक एजेंसी का निर्माण किया गया है जिसका नाम रखा गया एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आखिर ये है क्या, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को बहुत सारा प्रश्न मन में आता होगा, आप लोगों को भी तो जानना है। तो बताओ भाई, जब आप सपोज दैट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको नेट देना होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट देना होता है। जब आप टीचर बनना चाहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप क्या देते हो, सी टेट देते हो, CTET जिसको आप कहते हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिहार में बनना अगर आप टीचर चाहते हो तो आप बिहार में BTET देते हो, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हो, है ना, STET देते हो। तो उसी प्रकार अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, बैंक में, SSC में, रेलवे में, अभी 3 की बातें हो रही है, तो उसमें आपको क्या देना होगा, CET देना होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। अब तीनों के लिए एक परीक्षा होगी जिसको हम लोग कहते हैं प्री, ठीक है। बहुत सारे इंसान इसको PT कहते हैं, ठीक है, टायर 1 कहते हैं। तो समझ लो टायर 1 सबका कॉमन होगा, बैंक का भी, SSC का भी, रेलवे का, तीनों मिलाकर के तीनों एजेंसी जो है वो यहीं से स्टूडेंट्स को क्या करेगा, छांटने का काम करेगा। वो CET में जो बच्चा पास है उसी को मेंस देने के लिए देगा। तो आपको एक फ़ायदा हो गया कि आपको बैंक, SSC, रेलवे अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। आप सिर्फ एक CET एग्ज़ाम डालते हो, CET डालने के बाद आपको क्या है, एक स्कोर, अगर आप पास कर जाते हो तो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, और उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होगी 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए आप उस स्कोर कार्ड पर बैंक में, SSC में, रेलवे में कहीं भी जा सकते हो अगर वहाँ वैकेंसी निकलती है तो। दूसरी बात, CET पास करने का मतलब ये मत समझना कि नौकरी पक्की हो गई, ऐसा नहीं है। CET तो एक स्कोर कार्ड आपको देने के लिए जा रहा है जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। हाँ, 3 साल के अंदर अगर कोई भी वैकेंसी बैंक, SSC और रेलवे में निकल रही है तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप वहाँ नौकरी अपनी पक्की कर सकते हैं। अर्थात मेंस तो होना ही होना है, इंटरव्यू तो होना ही होना है, जो भी ऑफिसर रैंक का एग्जाम होगा, ठीक है। अब ये कितने लेवल में, तो देखिए, जैसे मैट्रिक के बच्चे हैं तो उसके लिए अलग CET होगा, इंटर के बच्चे के लिए अलग CET होगा, ग्रेजुएशन के लिए बच्चों के लिए अलग CET होगा। क्लियर हो गया ना। अर्थात 3 लेवल में इसको बांट दिया गया है, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। तो मैं बताता हूँ, जैसे आप सपोज दैट ग्रेजुएशन कर लियो, तो अब आपको 2021 में क्या करना है, आपको CET का फॉर्म भरना है। आप CET दोगे, CET में अगर आप पास कर जाते हो तब फिर बैंक और SSC या रेलवे जहाँ भी वैकेंसी आती उसमें आप अप्लाई करोगे मेंस के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इधर भी उधर भी इधर भी सब जगह PT के लिए आप अप्लाई करते थे, मेंस सबका एक टाइम में हो गया तो अब इसको छोड़ करके वो एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत सारा एग्जाम टाई हो जाता था क्योंकि सब एजेंसी अलग अलग है तो वो अपने हिसाब से काम करती थी। ये आपके हक में फ़ायदा। दूसरी बात, पैसे की बचत होगी। तीसरी बात, हम लोग को जाने आने का जो लगा रहता है, अब हम हैं बिहार से, सेंटर दे दिया दिल्ली, तो जाने आने में बहुत सारी परेशानी, मान के चलो बहुत सारे बच्चे को तो परेशानी नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे हैं जैसे बहुत परेशानी है, गाँव के बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, तो उनके लिए सुनहला मौका है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर बनाया जाएगा, यानी कि अब सेंटर आपके होम टाउन में आ चुका है, ऐसा समझो। अब वहीं पे आपको जाकर के एग्ज़ाम देना होगा। तो ऐसे बच्चे जो दूर नहीं जा पाते थे पैसे की वजह से या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, तो उनके लिए खुशखबरी है कि अब अपने डिस्ट्रिक्ट में ही वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, अपनी नौकरी को वो पक्के कर सकते हैं। अब बार बार उन्हें भागना नहीं पड़ेगा, तो समय की बचत है, पैसे की बचत है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को 3 वर्षों के लिए फिर से हमें CET देने की ज़रूरत नहीं है। अब कहिएगा क्यों? अगर आप पहला CET में ही अच्छे मार्क्स ले आते हो, सपोज दैट 100 मार्क्स का हो रहा है, 90 मार्क्स आपको आ गया, तो आप सोचोगे ना कि अब मैं सिर्फ मेंस पे फोकस करूं। आप मेंस पे फोकस करके मेंस निकालोगे, आपको प्री के लिए नहीं सोचना है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। क्लियर हो गया ना। तो हाँ, ऐसा भी है, अगर आपको मार्क्स कम आ जाता है तो आप फिर से दे सकते हो। वर्ष में CET 2 बार होने वाला है। कितने बार होने वाला है? 2 बार। और आप कितना बार भी दे सकते हो, इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स को जो है ना, ये नहीं किया गया है जैसे UPSC में है ना कि आप इतने अटैम्प्ट्स दे सकते हो। तो इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो है अनलिमिटेड है, जितना मन है उतना आप दे सकते हो, और जो सबसे बेहतर स्कोर होगा आपका वही आपका वैलिड होगा। क्लियर। अब इसे स्टेट गवर्नमेंट जो वो भी अपना सकती है, जो भी राज्य सरकार है वो भी अपना सकती है। जैसे मान लेते हैं बिहार में अभी वैकेंसी निकल जाए बिहार सचिवालय का, तो बिहार गवर्नमेंट का कहना होगा कि जो बच्चा CET पास होगा, CET 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो बच्चा CET पास है तो
उसे जो है पीटी नहीं देना है, वो मेंस ही आकर के देंगे, यानी कि वही बच्चा अप्लाई कर सकते जो सीईटी पास है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप देख लो, टीचर की वैकेंसी निकलती है बिहार में, तो वो क्या कहता है, अगर आप सीटेट क्वालिफाई तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लिखा रहता है ना। तो उसी प्रकार बिहार में भी अगर कोई वैकेंसी निकलती है कर्मचारी चयन आयोग का, तो फिर वहाँ पर भी बिहार सरकार कह सकती है कि अगर आप सीईटी पास हो तो आप यहाँ पर अप्लाई करो, अन्यथा आप यहाँ पे अप्लाई करने के लायक नहीं है। तो फ़ायदा हो गया। 3 साल के लिए हमें पीटी से तो छुटकारा मिल जाएगा, हम मेंस के ऊपर तो फोकस हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद पैसे की बचत होगी, हमें बहुत सारा फॉर्म नहीं डालना होगा। और तीसरी बात है, जाने आने में जो खर्च होता था वो हमारा बचेगा। तो कहीं ना कहीं ये सही सोच है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए। हालांकि मैं बताया था 2 साल से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी संसद भवन में, और अब की बार जो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है वो जब अपना भाषण दे रही थी तो उसमें उन्होंने इन बातों को रखने का काम किया था, इसके रिगार्डिंग एनआरए और सीटी के बारे में। और आज उसके ऊपर, आज नहीं मतलब 19 तारीख को ही, 19 अगस्त 2020 को इसके ऊपर क्या लग गया, मुहर लग गया है। अब ये तय हो गया है कि 2021 से आपको सीईटी पहले क्वालिफाई करना है, फिर मेंस की ओर जाना है, उसके बाद फिर इंटरव्यू की ओर जाना है, यानी बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों। अब देखो दिक्कत क्या होने वाली है, दिक्कत ये है कि जो बच्चे बैंकिंग का प्रिपरेशन करता था, ठीक है, वो तो जीके जीएस नहीं पढ़ता था। जो बच्चा रेलवे की तैयारी करता था वो तो इंग्लिश नहीं पढ़ता था, और एसएससी वाले तो सब कुछ पढ़ते थे। तो एसएससी वाले को नो डाउट फ़ायदा होने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि पीटी में जो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें तो क्वेश्चन तीनों को मिला करके दिया जाएगा, ताकि बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों के बच्चे इसमें फॉर्म भरे तो उनका रिजल्ट आए। तो अब थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत हो गई उन बच्चों को जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए थे या जो रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए थे। रेलवे वाले को इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा, और बैंकिंग वाले को जीके जीएस पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा, है ना। तब जा कर के वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे तो ही फिर मेंस में उन्हें फ़ायदा होने वाला है ना, क्योंकि वो क्या करेगा, एक कट ऑफ जारी कर देगा। सपोज दैट बैंक वैकेंसी निकालेगा, वो लिख देगा सीईटी में इतना मार्क्स लाने वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब इतना मार्क्स के अंदर आप आओगे तब तो इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट्स का ये मतलब कर्तव्य होना चाहिए कि हमें सीईटी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए वो 4 विषय तो पढ़ना ही है आपको, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। और अब डीप में जा कर के पढ़ना होगा, ये भी याद रखो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के बच्चे जो थे उनका रीजनिंग बेहतर होता है, वो हाई लेवल के रीजनिंग पढ़े होते हैं। एसएससी के बच्चे मैथ्स हाई लेवल के पढ़े होते हैं, ठीक है। बैंकिंग के बच्चे इंग्लिश, और ये एसएससी के बच्चे भी इंग्लिश बहुत हाई लेवल का पढ़ा होता है। और रेलवे का बच्चा जो है वो जीके जीएस बहुत हद तक बहुत बढ़िया से वो जानता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब तैयारी जो है ना डेप्थ में हम लोगों को करना चाहिए, ताकि हम लोग सीईटी में क्या कर पाएँ, अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सकें। अगर आप अच्छा स्कोर लाते हो तो मेंस में आपको एक तरह से कह सकते हो कि सुविधा मिलने वाली है। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसा भी होगा जो कि मेंस भी नहीं लेगा, सिर्फ सीईटी के स्कोर कार्ड पे ही आपको नौकरी देगी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीईटी पास कर लिए तो कोई भी नौकरी आपको होगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है जो कि सीईटी में अगर आपको अच्छा स्कोर है तो उसी के आधार पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो राज्य सरकार है ना, वो भी कह सकती है कि सीईटी में जितना मार्क्स आपको आया है उस मार्क्स के आधार पर हम आपको जॉब दे सकते हैं। तो सीईटी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो चुका है तमाम स्टूडेंट्स के लिए 2021 में अगर आप फॉर्म भरते हैं कोई भी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर रेलवे का जो फॉर्म डाले थे तो क्या उस पर भी इसका फर्क पड़ने वाला है? तो नहीं, रेलवे का जो हम लोगों ने फॉर्म डाला है तो उसके ऊपर सीईटी का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो 2019 का ही वैकेंसी है, समझ में आ रहा है ना। और ये लागू कब हो रहा है? 2021 में जा करके। तो 2021 में अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उससे पहले सीईटी में हम लोग को क्वालिफाई करना होगा। सीईटी क्वालिफाई करने के बाद ही हम उस फॉर्म को डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट यही समझो कि अभी वैकेंसी ही नहीं आएगी, पहले सीईटी आएगा, सीईटी में फॉर्म डालेंगे 2021 में, सीईटी पास करेंगे, उसके बाद ही कोई वैकेंसीज की बात होगी। क्लियर ना? कोई वैकेंसी मतलब बैंक में, एसएससी में, रेलवे में। तो गांव के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जो लड़कियां दूर नहीं जा सकती थी, वो आजू बाजू रहना चाहती थी, तो अब तो उनके होम टाउन में, होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होने वाला। कम से कम एक सेंटर जरूर होगा। अगर नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स बढ़ जाता है तो एक से ज़्यादा भी सेंटर
होगा एनआरए का, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता अब सीईटी के रिगार्डिंग कोई आप लोगों को दिक्कत हो। सीईटी मतलब नौकरी नहीं है, ये एक प्रीलिम्स है, आपको सिर्फ स्कोर कार्ड दिया जाएगा। जैसे आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते तो क्या नौकरी हो जाती है? ऐसा नहीं है ना, वो तो आपका एक सिर्फ स्कोर कार्ड है, उसके आधार पर आप अलग अलग स्टेट में फॉर्म अप्लाई करते हो, फिर जाकर के एग्ज़ाम होती है आपका मेंस का, फिर जाकर के आपको नौकरी मिलती है। लेकिन बहुत सारा स्टेट ऐसा है जो कि सिर्फ सीटेट पास कर लेता है, तो उसी के मार्क्स के आधार पर नौकरी दे दिया जाता है। जैसे अभी देख लो बिहार में अगर कोई बंदा सीटेट पास है तो यहाँ अप्लाई कर लिया, उसमें जो मार्क्स उसको आया है, सीटेट में जो मार्क्स आया है और मैट्रिक इंटर बीए तमाम मार्क्स को जोड़ करके उसको नौकरी दे दिया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत हद तक सही नहीं है। आपको मेंस भी देना होगा और आपको इंटरव्यू भी देना होगा अगर आप ऑफिसर्स रैंक का जॉब लेना चाहते हैं। और 3 लेयर्स में होगा, मैट्रिक के लिए अलग सीईटी होगा और इंटर के लिए अलग सीईटी होगा और बीए के लिए अलग सीईटी होगा। तीनों के क्वेश्चंस लेवल में भी डिफरेंसेस होगा। ठीक है, होगा वही मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल में क्या होगा, अंतर होगा। मैट्रिक वालों के लिए अलग लेवल का और इंटर वालों के लिए अलग लेवल का, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग लेवल का होगा। अब मन में ये उठता होगा क्या सर एक ही बच्चा तीनों चीज़ दे सकता है, तीनों लेवल का एग्जाम दे सकता है? अगर वो उस दायरे में आता है, सपोज दैट मैट्रिक कोई बंदा किया है, उसका एज 18 ईयर्स हो गया, तो वो तो मैट्रिक लेवल ही देगा ना। सपोज दैट आप इंटर कर लिए और आप मैट्रिक लेवल का जो क्राइटेरिया उसको ही पूरा करते हो और इंटर लेवल का जो क्राइटेरिया उसको ही पूरा करते हो, तो आप दोनों डाल सकते हो। आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए हो तब पर भी आपका एज है और आप क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो, तो आप मैट्रिक लेवल का भी दे सकते हो, इंटर लेवल का भी दे सकते हो और ग्रेजुएशन लेवल का भी दे सकते हो। तो सबसे बड़ी बात तो यही हो गई ना कि यहाँ पे आपको बहुत सारा जो फॉर्म भरना पड़ता था वो नहीं भरना पड़ रहा है। आपको सिंगल एक सीईटी देना है, उसके बाद सिर्फ मेंस पे फोकस करना है। 3 वर्षों के लिए आपको पीटी से निजात मिल जाएगा। 3 वर्षों के लिए अगर आप अच्छा मार्क्स ले आते हो तो 3 वर्षों तक आप मेंस पे फोकस करके आप मेंस निकालो, नौकरी लो, फिर वहाँ भीड़ घट जाएगा। स्वाभाविक है। अब क्या होता है भाई कि अभी तो मेंस का परीक्षा भी नहीं हुआ, अब पीटी का फिर से फॉर्म निकल गया, फिर से पीटी, वो जो बच्चा मेंस में है वो फिर से भर दिया। तो क्यों भरेंगे? पीटी तो ऑलरेडी हम क्वालिफाइड है और उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की है, तो फिर से तो हमें प्री नहीं देना होगा, हम तो मेंस के लिए सोचेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, भीड़ एक तरह से घट जाएगा। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन वैकेंसी भी तो आनी चाहिए। गवर्नमेंट सीईटी लाया, बहुत अच्छी बात है, एनआरए लाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट को वैकेंसीज के बारे में सोचनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये भी आप जान लो कि एनआरए के आने से अब सभी एग्जाम टाइम पर होगी। ठीक है, ये भी तय है कि जो भी एग्जाम है वो टाइम पर होगी, क्योंकि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो देखेगा कि बैंक समय पे करवा रहा है अपना एग्जाम, तो वो एसएससी को बताएगा भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो, रेलवे को कहेगा आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो सबके ऊपर एक बॉस आ गया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो सबको कमांड करने का काम करेगा। लेकिन वैकेंसी एनआरए थोड़ी देगी, ये थोड़ी वैकेंसी देगी। वैकेंसी तो सरकार को देनी होगी, ठीक है, डिपार्टमेंट को देनी होगी, और सरकार चाहे तब तो दिनों दिन हम लोग देख रहे हैं वैकेंसी डिक्रीज होते जा रहा है। बैंक में देखो अब की बार IBPS PO में मात्र 11 से 12 वैकेंसी आया, जहाँ कभी 20,000 22,000 वैकेंसी आया करता था। तो दिनों दिन वैकेंसी घट रही है। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि इतना बड़ा देश है, बहुत लगभग 2.5 करोड़ 3 करोड़ युवा इस देश में बेरोजगार है, तो वैकेंसीज जो है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। वो अगर इंक्रीज होगा तो ही सॉल्यूशन हो पाएगा युवाओं का, पढ़ने वाले बच्चों का। नहीं तो फिर सीईटी लगा देने से सिर्फ नहीं होने वाला है। ये अच्छी पहल है सरकार की, लेकिन इसके साथ ही वैकेंसी को इंक्रीज़ करना होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी देना होगा, जैसे कि विगत वर्षों में आया करता था। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग और भी आपके अंदर कोई भी परेशानी हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक चीज़ और बता देता हूँ, सीईटी वर्ष में कितने वर्षों के लिए कितने बार होगा, तो एक वर्ष में 2 बार होगा सीईटी। ठीक है, और आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है इसमें लिमिटेड नहीं है, आप जितना चाहो उतना दे सकते हो, जितनी बार देने का मन है उतना बार दे। हालांकि एज तो लिमिट होगा ना कि इतने वर्ष तक के बच्चे ही दे पाएंगे। SC ST OBC उनको तो छूट मिलेगा ही मिलेगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट सबके लिए बराबर होगा। क्लियर? तो आज इतना ही, धन्यवाद, बाय।